हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का इंजीनियरिंग मास्टर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने बीएमसी का सब्जेक्ट स्टार्ट किया था और उसी में हम एग्रीगेट्स पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसका सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, विच इज़ टेस्ट ऑन एग्रीगेट। जैसे कि आपको सामने दिख ही रहा होगा। टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट, हमारे पास मल्टीपल टेस्ट हैं, फ्लेकीनेस टेस्ट, इलॉन्गेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट। हम जो सबसे पहला टेस्ट इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लेकीनेस इंडेक्स या फ्लेकी टेस्ट। आप जब अपना कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट किसका कॉम्बिनेशन होता है आपका? सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट्स प्लस कोर्स एग्रीगेट्स प्लस वाटर प्लस एडमिक्सचर्स इफ नीडेड इज इक्वल टू क्या? कंक्रीट। दिखाई दे रहा है आपको? इन सबको मिला के आपको क्या मिलता है? कंक्रीट मिलता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट? ठीक है, तो हम सीमेंट पढ़ चुके हैं, फाइन एग्रीगेट्स में सैंड पढ़ चुके हैं, कोर्स एग्रीगेट्स हम लोग इसीलिए अभी पढ़ रहे हैं। क्लियर? ताकि हम कंक्रीट में जमाएं तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पर एग्रीगेट्स मैं किस में यूज़ करने वाली हूँ? फाइनली कंक्रीट के अंदर यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर मेरा एग्रीगेट कंक्रीट के अंदर डाला जा रहा है तो वो उसकी जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे टेस्ट से पता चलेगा। हमारा जो कंक्रीट होता है, हमने जब स्टार्टिंग ही किया था, मैंने आपको बताया था दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है ये जो एग्रीगेट्स हैं। किस पे? मतलब स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। जो पैरामीटर्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, हमने टेक्सचर भी देखा, हमने उसका अलग अलग ये भी देखा कि किस तरीके से शेप टेस्ट पास करते हैं। ठीक है ना? रफ है, स्मूथ है, या फिर राउंड एग्रीगेट है, एंगुलर एग्रीगेट है, कौन सा किस कंडीशन में बैठता है, ये हमने अभी तक देख लिया। टेस्ट में हम लोग ये जानेंगे कि क्या ये एग्रीगेट यूज़ करने लायक है कंक्रीट में कि नहीं। टेक्निकल लैब टेस्ट के तहत फ्लेकी एग्रीगेट्स और इलॉन्गेटेड एग्रीगेट्स, फ्लेकी एंड इलॉन्गेटेड एग्रीगेट्स अलाउड नहीं होते कंक्रीट के अंदर। ये कंक्रीट में उतना अच्छा इफेक्ट नहीं देते जो कि बाकी दे सकते हैं। तो हम लोग इनकी जो परसेंटेज है वो हमने निर्धारित कर रखी है, लिमिटेड कर रखी है कि इतने से ज़्यादा अगर है तो भैया डिस्कार्ड कर दो। ठीक है ना? तो क्योंकि ये नहीं हो तो ठीक है, अगर है तो एक लिमिट निर्धारित कर रखी है भैया, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो हमने चलो मोटी मोटी बातें कर ली, लेकिन ये होता क्या है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले ये देखते हैं होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स, और उससे भी पहले मैं ये पढ़ना पड़ेगा कि फ्लेकी एग्रीगेट कौन सा है। ठीक है ना? फ्लेकी एग्रीगेट कौन सा है, देखिए स्टार्ट करते हैं। फ्लेकी एग्रीगेट कौन सा एग्रीगेट होता है? फ्लेकी एग्रीगेट एक ऐसा एग्रीगेट है, मैं कहूँगी, जिसका कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, फ्लेकी एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, आप इसको मिनिमम डायमेंशन भी बोल सकते हो। अगर कोई एग्रीगेट है, मैंने बोला था एग्रीगेट सबसे अच्छा कौन सा? क्यूबिकल माना जाता है, राइट? तो अगर एक पर्टिकुलर मेरे पास वो एग्रीगेट है जिसके डायमेंशन मान लीजिए 1, 12, 5 मैंने ले लिया, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, उसका पर्टिकुलर साइज मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसका जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हुआ वो कौन सा हुआ? 1 सेंटीमीटर मिनिमम डायमेंशन। तो फ्लेकी एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन मीन साइज का अपने ही मीन साइज से कितना होता है? 60% या 6 आप कह सकते हो, 0.6 ऑफ द मीन साइज से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो फ्लेकी एग्रीगेट वो एग्रीगेट है जिसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपने मीन साइज के 60% से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, विच इज 0.6 टाइम्स ऑफ द मीन साइज। 60%, 0.6 वन इन द सेम थिंग। ठीक है ना? आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको अलग वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है ना? मतलब अगर आप अपॉन में देखना चाहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा? 3/5 ऑफ द मीन साइन। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्लेकी एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपने मीन साइज के 3/5 टाइम्स होता है, से कम होता है। ठीक है ना? जिसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपने मीन साइज के 3/5 टाइम से क्या होता है? कम होता है। तो ऐसा एग्रीगेट कौन सा एग्रीगेट कहलाता है? फ्लेकी एग्रीगेट। कैसा एग्रीगेट कहलाता है ये? फ्लेकी एग्रीगेट कहलाता है, और ये अलाउड नहीं है आपका। मैं अभी आपको पूरा न्यूमेरिकल के तहत समझाऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? इतनी चीज़ क्लियर है? मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देती हूँ फटाफट। ठीक है? ये एक डायग्राम बनाया मैंने आपके सामने,
मैंने दिया है 12, 5 और 1 का डायमेंशन इसको। सबसे पहले मुझे क्या निकालने की, लीस्ट लेटरल डायमेंशन बोलूँ तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो इन भाई साहब का ये है, ये तो मैं दिख ही रहा है, मिनिमम डायमेंशन मैंने बताया। मीन साइज निकालने की ज़रूरत है और मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा लीस्ट लेटरल डायमेंशन उस एग्रीगेट के मीन साइज के 60% से कम है कि नहीं है, मुझे यही चेक करना है। अगर है तो वो कैसा एग्रीगेट हो जाएगा, फ्लेकी एग्रीगेट हो जाएगा। तो अब वही चेक करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन साइज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन साइज निकालना पड़ेगा। मीन साइज मतलब क्या, एवरेज। तो 1 + 12 + 5 डिवाइड बाय 3 कर दूं तो निकल आएगा 1 + 12 + 5 कितना, 12, 5, 17, 17 और 1 18, 18.3 कितना हो गया, 6 mm आ गया। मीन साइज इज 6 mm। अब मुझे तो मीन साइज का क्या चाहिए, 3/5 टाइम चाहिए, तो 3/5 टाइम्स ऑफ 6 mm इज इक्वल टू कितना, यह आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 3.6 mm। चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, 3.6 mm आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरा LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 60% से कम है कि नहीं है। LLD मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना है, 1 mm। तो मेरा 1 mm कम है किससे, 3.6 mm से, हाँ कि ना। तो ये एग्रीगेट कैसा हुआ, ये एग्रीगेट फ्लेकी एग्रीगेट कहलाएगा। कैसा एग्रीगेट कहलाएगा, फ्लेकी एग्रीगेट कहलाएगा। क्लियर है इतनी चीज। तो फ्लेकी एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपने मीन साइज के 60% से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है इतनी चीज। अगर इतनी चीज क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये फ्लेकीनेस इंडेक्स का एक मैंने आपको इमेज इधर बना रखा है। चलिए, सबसे पहले इसमें अब गॉज कैसे डिसाइड करते हैं वो देख लेते हैं। आपको ये इमेज दिख रही होगी, ये देखिए, ये इमेज अच्छे से दिख रही होगी आप लोगों को। इस इमेज में क्या है, अब अगेन यहाँ पे गॉजेस बने हुए हैं, मतलब ओपनिंग्स बनी हुई हैं। देखिए ये 10 से 0.30 दिखा रहा है, इसमें 14 से 10 लिखा है, ऐसे करते करते 63 to 50 ऊपर वाले में लिखा है। तो ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरीके से आपको गॉज सेलेक्ट करना है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो गॉज किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, आपने इमेज देख ली है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम आपको मैं बोल रही हूँ, आपने कितने केजी एग्रीगेट लिया, आपने 20 किलो एग्रीगेट ले लिया। कितना ले लिया, वेट ऑफ एग्रीगेट जो आपने लिया वो कितना लिया, 20 केजी ले लिया आपने। ठीक है, अब ऊपर 63 mm की सीव रखी, 50, ऐसे करते 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 20 mm की सीव आई, ये 25 mm भी लिख लो, फिर 12 mm की सीव आई, ऐसे करते करते एंड सो ऑन नीचे तक चला गया। तो आपको गॉज किस तरीके से सेलेक्ट करना होता है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। आपने 20 किलो जो एग्रीगेट लिया था, मुझे कंक्रीट में डालने के लिए उसमें जो एग्रीगेट चाहिए 20 mm का चाहिए। ठीक है, आपने 20 किलो एग्रीगेट लिया, छन्नी से छानना शुरू किया, सबसे बड़ी छन्नी सबसे ऊपर है, यहाँ से वो एग्रीगेट पास हुआ 50 पे पहुंचा, यहाँ से पास हुआ नीचे आया 25 mm पे पहुंचा, और यहाँ से पास हुआ तो कहाँ आया, 20 mm के ऊपर आया। तो जो एग्रीगेट आपका यहाँ पर क्या हो गया, आ गया, आप वो उठा लोगे। मुझे तो कैसा एग्रीगेट चाहिए था, 20 mm का एग्रीगेट चाहिए था ना, आपने उस एग्रीगेट को उठा लिया। तो गॉज कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, 25 से 20 वाला। कौन सा गॉज सिलेक्ट होगा, 25 से 20 वाला। ये ऑब्जेक्टिव फंसता है आपका, मैं वो बता रही हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव आता है इस पे डायरेक्टली। तो ये गॉज आपका आपने उठा लिया, कौन सा, 25 से 20 वाला। मीन डायमेंशंस आप यहीं से निकालते हैं। वो आपसे बोलेगा कि भैया एक एग्रीगेट इतने से पास हो जाता है और इतने पे रिटेन हो जाता है, तो बताओ उसका साइज क्या होगा। ठीक है ना, तो
उस तरीके कैसे निकालोगे फ्लेकी एग्रीगेट का मीन साइज? कितना होना चाहिए मीन साइज का? 60% निकाल के देखोगे, ठीक है ना। अगर उससे कम होगा तभी वो फ्लेकी एग्रीगेट है। तो वो आपसे वही पूछ रहा होता है, भैया ये किससे कम, कितने से कम होना चाहिए, वो कैसे निकालोगे? आप कुछ नहीं करते हो, आप 25 + 20 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको एक एवरेज वो मिल जाएगा, है ना। और उसको जब आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वो साइज है। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव आता है आपका, हम ऑब्जेक्टिव क्लास में ये क्वेश्चंस भी कवर करेंगे साथ में। तो आपको गॉज किस तरीके से सिलेक्ट करना है वो पता चल गया कि 25 से पास हो रहा है, 20 पे रिटेन हो रहा है, तो आपने 25 से 20 वाला गॉज क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब फ्लेकीनेस इंडेक्स निकालते कैसे हैं? आप पूरा एक टेबल बनाते हो, ठीक है। ये तो सीव साइज लिख दिए, फिर टेबल में क्या लिखोगे? नेक्स्ट हेड वेट ऑफ एग्रीगेट, जो कि क्या हो रहा है, पास्ड। किससे पास? अगेन जो भी गॉज साइज आप देखोगे, ठीक है ना, वो एवरेज साइज ही तो आएगा। वो एवरेज साइज आप वहां पे देखोगे कौन से उससे पास होगा, फिर वो सिलेक्ट कर लिया, फिर वहां से पास कराना आप स्टार्ट करते हो एग्रीगेट को। और कैसे पास कराना स्टार्ट करते हो? एलएलडी की साइड से, लीस्ट लेटरल डायमेंशन की साइड से आप उसको पास कराना शुरू करते हो, ठीक है ना। आपने कितने एग्रीगेट लिए थे? 20 किलो एग्रीगेट लिए थे। जितने भी एग्रीगेट 20 mm पे रिटेन हुए, क्योंकि मुझे यही पार्टिकल साइज चाहिए था, मुझे 20 mm पे जितने रिटेन हुए सारे उठा लिए, और उनमें से एटलीस्ट 200 एग्रीगेट, 200 नंबर ना, 200 एग्रीगेट आप क्या करोगे, उठाओगे। ऐसे 200 पीस उठा लिए और उन 200 पीसेस को इसमें से गॉज में से पास कराओगे। जब आप इसमें से पास कराओगे कौन सी साइड से पास कराना है? एलएलडी की साइड से। जब आप इसको वहां से पास कराओगे तो आप क्या करोगे, वेट लेके चलना सबके। इनिशियल वेट मैंने 20 किलो बता दिया आपको। अब जो एग्रीगेट है 200 एग्रीगेट आपने लिए, ठीक है ना। ये जो 200 एग्रीगेट आपने उठाए, इनका क्या लोगे? सबसे पहले क्या कर लोगे? इनको वे कर लोगे, इनका वेट ले लोगे। ले लिया, ठीक है ना, पता चल गया। वेट लेने के बाद अगेन कितना एग्रीगेट पास कर गया, कितना एग्रीगेट क्या हो गया, पास कर गया, उसका भी क्या कर लोगे? वेट कर लोगे। कहां से पास हो गया? गॉज में से। जितना एग्रीगेट उस गॉज में से पास हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ एग्रीगेट्स नहीं गिनने, जितने एग्रीगेट आपने उठाए 200 हैं, जितने निकल गए 200 का भी वेट लिया, जितने निकल गए जो पास हो गए उनका भी वेट लोगे। तो पास एग्रीगेट का वेट उठाओगे, है ना। अब आपको पता चल गया इतने एग्रीगेट क्या हो गए, उसमें से पास हो गए, उसका वेट ले लिया। तो फ्लेकीनेस इंडेक्स आपको पता कैसे चलेगा? जितना एग्रीगेट पास हुआ डिवाइडेड बाय जितना एग्रीगेट था इनटू 100, ठीक है ना। 200 एग्रीगेट आपने उठाए थे, जितने पास हुए उनका वेट डिवाइडेड बाय जितने थे उनका वेट इनटू क्या कर लोगे? 100 कर लोगे। तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लेकी परसेंटेज यहाँ पे कितना आ गया, फ्लेकीनेस इंडेक्स जो है वो आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बोला? फ्लेकीनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? वेट ऑफ पास एग्रीगेट, वेट ऑफ एग्रीगेट पास्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन इनटू 100। तो यहां पे जो वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू को आप लोग क्या बोलते हो? फ्लेकीनेस इंडेक्स। ये मत बोलना वो 0.6 इंटू जो गॉज साइज आपने मतलब निकाला था सीव साइजेस को एवरेज लेके, दैट इज योर फ्लेकीनेस इंडेक्स। नहीं, फ्लेकीनेस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ एग्रीगेट पास अपन वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन इनटू 100। पास्ड याद रखना, इलॉन्गेशन में रिटेन वाला आता है, इसमें क्या आता है? पास वाला आता है, याद रखना, भूलना नहीं। इतनी चीज समझ में आ गई तो कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें इसके बारे में बताती हूं मैं आपको। देखिए, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें मतलब क्या? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंपटीशन पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्लेकी एग्रीगेट्स होते हैं, फ्लेकी एग्रीगेट्स, इट शुड नॉट बी मोर देन 15%। 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किसमें? आपके कंक्रीट में बेटा। should not be greater than 15% in कंक्रीट जिसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, पहली चीज। दूसरा,
ये जो फ्लेकीनेस इंडेक्स आप टेस्ट करते हो, जो इसमें लीस्ट पार्टिकल साइज जो होता है, मतलब जिससे नीचे ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, पार्टिकल साइज शुड नॉट बी लेस देन 6.3 mm। 6.3 mm से छोटे पार्टिकल साइज पे ये टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाता। क्लियर है इतनी चीज़? उससे बड़े पे होगा, उससे छोटे पे नहीं हो सकता। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके लिए। अगेन वेट कौन सा लेते हैं? पास। नंबर ऑफ एग्रीगेट्स टेकन, नंबर ऑफ aggregates taken। पूछ लेता है कितने पीस उठाए थे भैया? 200 पीसेस उठाए थे आप लोगों ने। क्लियर है इतनी चीज? क्यूबिकल शेप अच्छा माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने खैर आपको पहले भी लिखा रखा है, आपको वहां से पता होगा ये। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्लेकीनेस इंडेक्स के बारे में, फ्लेकी एग्रीगेट किस तरीके से निकाला जाता है। अब ऑब्जेक्टिव कभी आपको उसमें पूछ लिया जाता है ना, वो क्या बोलता है, एक एग्रीगेट 25 से पास हो रहा है, 20 पे रिटेन हो रहा है। 25 पे क्या हो रहा है? पास हो रहा है, और 20 पे क्या हो जा रहा है? रिटेन हो रहा है। तो बताओ, अब आपको अगेन वो निकालने के लिए बोलता है, फ्लेकीनेस इंडेक्स नहीं, वो पूछ रहा होता है वो आपसे, वो उसका जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, वो उसके बारे में पूछ रहा होता है। ठीक है ना, कि फ्लेकी एग्रीगेट किस तरीके से हो गया, किससे कम होना चाहिए इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन किससे कम होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए है क्या भैया। तो आप क्या करोगे, इसका एवरेज ले लोगे, 25 डिवाइडेड बाय 20/2। आपको एवरेज साइज पता चल गया, क्योंकि 2 ही थे, 2 ही तो है, इससे पास हो, इससे रिटेन हो गया, तो 2, उसमें 3 डायमेंशन थी, इसलिए 3 लिया। यहाँ पे तो हमने 2 ही गिवन है, तो इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया। इनटू क्या कर दोगे? 0.6। जो भी वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी, तो अगर आपका लीस्ट लेटर डायमेंशन उस एग्रीगेट का इससे कम है, तो वो एग्रीगेट क्या हो जाएगा? फ्लेकी एग्रीगेट हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो आगे कर चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा इलोंगेशन टेस्ट। इमेज मैंने पहले से रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट इज इलोंगेशन टेस्ट। अगेन वही जो सेम एग्रीगेट आपने उठाए थे वही उठाने हैं आपको, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? वेट रिटेन्ड। इलोंगेशन इंडेक्स क्या होता है? वेट रिटेन्ड। या रुको, पहले स्टार्टिंग से ही समझाती हूँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको कन्फ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। सबसे पहले इलोंगेशन टेस्ट करने से पहले इलोंगेशन होता क्या है? इलोंगेशन इंडेक्स लिखो इसको, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट से पहले हम किस एग्रीगेट को इलोंगेटेड कहते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, इलोंगेटेड एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका कि जो मैक्सिमम डायमेंशन आप देखते हो, हमने कौन सा एग्रीगेट लिया था? क्यूबिकल एग्रीगेट लिया था, जिसका डायमेंशन क्या था? 1 mm, 12 mm, 1 × 12 × 5, यही था कुछ डायमेंशन, हाँ कि ना? कितना था? 1 mm × 12 mm × 5 mm, ये कुछ डायमेंशन थे उस एग्रीगेट के। इलोंगेटेड एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसकी जो एग्रीगेट का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना, वो उसके मीन साइज के 1.8 टाइम से भी अगर बड़ा हो जाता है, तो उस एग्रीगेट को क्या बोला जाता है? इलोंगेटेड एग्रीगेट। क्या बोला जाता है? अगेन इलोंगेटेड एग्रीगेट। ठीक है, क्या हो जाता है? इलोंगेटेड एग्रीगेट। मैंने क्या बोला कि इलोंगेटेड एग्रीगेट किसको बोला जाता है? क्या बोल रही हूं मैं? किस एग्रीगेट को आप इलोंगेटेड एग्रीगेट बोल दोगे? जिस एग्रीगेट का मैक्सिमम, अगर उस एग्रीगेट का मैक्सिमम डायमेंशन या लार्जेस्ट डायमेंशन बोलो, अगर लार्जेस्ट डायमेंशन उसका ज़्यादा है, बड़ा होता है उसके मीन साइज के 1.8 टाइम्स से, तो ऐसा एग्रीगेट आपका क्या कहलाता है? इलोंगेटेड एग्रीगेट कहलाता है। आइए न्यूमेरिकली भी देख लेते हैं। मीन साइज निकालना पड़ेगा। मीन साइज आपने पहले निकाल दिया था ना? कितना था? 6। मीन साइज हमने लास्ट उसमें निकाला था। मीन साइज
6 था। अब अगेन 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज इज कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1.8 कितना हो गया, 10.8 आ गया। ये कितना आ गया, ये 10.8 mm आ गया। 1.8 टाइम्स ऑफ मीन साइज इज 10.8 mm। क्या इसका लार्जेस्ट डायमेंशन विच इज 12 mm बड़ा है इसके मीन साइज के 1.8 टाइम से? हाँ बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 12 इज ग्रेटर देन 10.8, देयरफॉर दिस एग्रीगेट इज इलोंगेटेड एग्रीगेट। तो ये एग्रीगेट आपका फ्लेकी भी है और कैसा है, इलोंगेटेड भी है। ये एक इमेज है यहाँ पे इलोंगेशन इंडेक्स जिससे हम मेजर करते हैं। ये apparatus है हमारा इलोंगेशन इंडेक्स मेजर करने का। देखिए दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं करना, वही एग्रीगेट बिल्कुल उसी तरीके से आपने उठाए और अब वही 200 पीस उठाए। 200 पीस उठाने के बाद आप क्या करोगे, आप गॉस साइज सेलेक्ट कर लिया। गॉस साइज बिल्कुल उसी तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे पहले वाला किया था। गॉस साइज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कौन सा वेट देखा जाता है, रिटेन्ड वेट। कौन सा वेट देखा जाता है, रिटेन्ड वेट। आपने 200 पीस लिए, जो भी गॉस साइज आया, गॉस साइज से क्या किया, पास कराया। और कैसे पास कराओगे, ऐसे। कैसे पास कराओगे, लेंथ वाइज, अलोंग द लेंथ। उसमें तो LLD लीस्ट लेटरल डायमेंशन के उससे पास करा रहे थे। जैसे कि ये बॉटल है, अब ये बॉटल है, ये साइज सबसे छोटी है। इस तरीके से अगर इसको डालोगे तो ये LLD हो गया ना। और अगर मैं इस तरीके से डालूंगी तो इलोंगेशन टेस्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, अलोंग द लेंथ डालूंगी। लेंथ वाइज उस एग्रीगेट को घुसा घुसा के देखूंगी। अगर वो पास हो जा रहे हैं, जितने पास हो गए ठीक है, जितने नहीं हुए आपको वो उठाने हैं। वही 200 पीस लिए थे हमने, जितना रिटेन हो जा रहा है, रिटेन वेट आपको क्या कर लेना है, रिटेन वेट लेना है डिवाइडेड बाय जो टोटल वेट आपने 200 ग्राम अब जो 200 एग्रीगेट लिया था उसका वेट भी तो किया, तो टोटल वेट हो गया। वो जो रिटेन वेट है वो निकाला डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एग्रीगेट्स टेकन इनटू 100। अगेन वो क्या देगा आपको, इलोंगेशन इंडेक्स दे देगा। क्लियर है इतनी चीज? देखिए क्या है, ये समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे इलोंगेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इलोंगेशन इंडेक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एग्रीगेट्स रिटेन्ड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एग्रीगेट्स टेकन इनटू 100। तो ये आपको क्या देगा, इलोंगेशन इंडेक्स देगा। ठीक है, अगेन कंपटीशन में अगर वो पूछता है कि भैया ये एग्रीगेट इलोंगेटेड है, ठीक है ना, तो इसका जो लीस्ट लेटर, इसका जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो कितने से कम होना चाहिए। तो सिमिलर सेम सीट साइज ले लेते हैं, 25 और 20। ठीक है, तो यहाँ पे 25 मीन साइज लेना है हमें, प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा इस केस में 1.8। कितना हो जाएगा, 1.8। 180%, 1.8 टाइम्स ऑफ द मीन साइज होता है ना। तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मैंने लेस देन बोल दिया था, सॉरी। क्या होना चाहिए, बड़ा। तो अगर उस एग्रीगेट का मैक्सिमम डायमेंशन इतने से बड़ा है तो वो क्या, कैसा एग्रीगेट है, इलोंगेटेड एग्रीगेट है। अगेन इसका भी जो मैक्सिमम परसेंट अलाउड, मैक्सिमम परसेंटेज अलाउड कितना है, अलाउड कितना अलाउड है, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 15% से ज़्यादा है, अगेन डिस्कार्ड, नॉट अलाउड। ठीक है ना। अगेन पार्टिकल साइज 6.3 mm से छोटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो भी अलाउड नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगेन कितने पीस, 200 पीसेस आप लोग सेलेक्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल रामबाण, उठाया और आया, बस ये याद रखना है। इसलिए आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोनों ही इंडेक्स। ठीक है, ये आपको मैं अलग से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में एक अलग ही, जिसे कहते हैं, पूछा जाता है। बट यूजुअली अगर आप देखोगे या कहीं पढ़ोगे, बीएमसी बिल्कुल पूरे सारे टॉपिक आ रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक छूट ही जाते हैं, आते ही नहीं है भैया। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर
क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट के नाम से आप पढ़ते हैं। अभी क्रशिंग वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग। एक मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे वो ग्रेजुअल लोडिंग, ऐसा लोड धीरे धीरे लग रहा है, उसको रेजिस्ट करता है, उसको क्या बोला जाता है? अगेन स्ट्रेंथ टेस्ट या क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट का प्रैक्टिस आपको दिख रहा होगा। ये आपको एक सिलेंड्रिकल मोल्ड दिख रहा है जिसके ऊपर हमने क्या रखा है? एक पर्टिकुलर वेट रखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये रॉड वगैरह टैंपिंग वैम्पिंग या जिसे कहते हैं ना वॉइड्स हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, टैम्प करने के लिए। अब यहाँ पे इस टेस्ट में हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? 2 सीव्स लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं डायरेक्टली वही बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। कौन सी? 12.5 mm की सीव लेते हैं और कौन सी सीव लेते हैं? 10 mm की। हम लोग क्या करते हैं? एग्रीगेट्स उठाते हैं। एग्रीगेट्स उठाने के बाद हम क्या करते हैं? 12.5 mm की सीव से उसको पास कराते हैं। हमें ऐसे एग्रीगेट चाहिए, मतलब उन एग्रीगेट्स को हम इस पर सीव करते हैं। हमें ऐसे एग्रीगेट चाहिए जो 12.5 mm पे पास हो जाए और 10 पे क्या हो जाए? आके रिटेन हो जाए। जितने भी ऐसे एग्रीगेट आपने आया, मतलब इधर 12.5 mm की सीव रखी थी और छन के आया कितना? 10 mm पे आ गया, है ना। तो जो एग्रीगेट यहाँ पे आए, जो भी एग्रीगेट यहाँ पर आए, आप उनको क्या कर लोगे? कलेक्ट कर लोगे। इन एग्रीगेट्स को कलेक्ट करने के बाद इनका क्या ले लिया जाता है? वेट ले लिया जाता है। मान लीजिए x kg इनका वेट आया, ठीक है। आपने वेट उठा लिया। वेट उठाने के बाद आपने क्या किया? इसको सिलेंडर में भरा और भरने के बाद टैंपिंग वैम्पिंग कर ली। टैंपिंग वैम्पिंग करने के बाद हमने क्या किया? उसमें लोड लगाया। वो जो आपको दिख रहा है वो लोड कितना है? 40 टन हम लोग लगा रहे हैं। और कितने मिनट के लिए लगा रहे हैं? 10 मिनटों के लिए लगा रहे हैं ग्रेजुअल लोडिंग। कितने मिनटों के लिए? 40 टन लोड लगता है। कितने मिनट्स के लिए? 10 मिनट्स के लिए लगाया जाता है। ये ग्रेजुअल है, रखा है, ऐसा नहीं है मार रहे हैं ऊपर से, वो तो इम्पैक्ट लोडिंग हो जाएगी। तो 40 टन्स ऑफ वेट फॉर 10 मिनट्स इज अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर सैंपल। उसके बाद क्या होता है? जो भी एग्रीगेट अब आया उसको आप क्या करोगे? वापस छानोगे। कौन सी सीव से? सीव नंबर यहाँ पर क्या है, मतलब सीव साइज क्या है? 2.36 mm। कौन सी सीव से पास कराओगे? 2.36 mm की सीव से आप पास कराओगे। तो जो भी एग्रीगेट पास हो गया, पास्ड वेट ऑफ एग्रीगेट, जो भी एग्रीगेट पास हुआ 2.36 mm की सीव से डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट टेकन इनटू 100, आपको क्या देगा? एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू देगा। अब अगेन जो सीव से 2.36 mm की सीव से जो पास हुए, इससे जो पास हुए, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे जो पास्ड वेट आया वो कितना आया? y kg। कितना आया? y kg, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला? क्रशिंग वैल्यू क्या है? पास्ड वेट डिवाइडेड बाय एक्चुअल वेट इनटू 100। पास्ड वेट कितना है? y। एक्चुअल वेट कितना था? x इंटू 100। तो ये आपको क्या देगा? क्रशिंग वैल्यू देगा। याद रखिएगा स्टार पॉइंट, एग्रीगेट की जो क्रशिंग वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ के। स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू घटेगा और स्ट्रेंथ घटेगा तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो थोड़ा सा इसमें और बात डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये सब मोटी मोटी चीज़ें समझ में आ गई ना। अब बात करते हैं, आप ये वैसे हाईवे में भी पढ़ोगे, हाईवे का भी एक टॉपिक है तो वहाँ पे भी पढ़ोगे। मैं आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से ब्रीफ कर दे रही हूँ। ठीक है, क्या अगर आप इसे रोड वर्क्स, रोड के लिए यूज करते हो तो इसकी क्रशिंग की वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाईवे में क्या पढ़ते हो मैं वो भी बताऊंगी आपको। रोड के लिए इट शुड नॉट बी मोर देन 30%, ठीक है ना। और अदर वर्क्स के लिए इट शुड नॉट बी मोर देन 45%। आप हाईवे में क्या पढ़ते हो? सरफेस कोर्स और सबग्रेड या बेस कोर्स। सरफेस कोर्स के लिए इट शुड नॉट बी मोर देन 30% और जब आपका नीचे वाला पोर्शन है उसके लिए इट शुड नॉट बी मोर देन 45%। क्लियर है इतनी चीज़? ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है हाईवे के रिस्पेक्ट से भी, और बीएमसी में तो मैं आपको बता ही रही हूँ, हाईवे में आप वापस पढ़ोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये टेस्ट समझ में आ गया तो हम अगले टेस्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा
इम्पैक्ट वैल्यू नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको। अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपकी इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है, ठीक है ना। कौन सी मशीन है? इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है? इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो इम्पैक्ट होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी क्रशिंग वैल्यू में मैंने क्या बताया, जो आप स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द ग्रेजुअल लोडिंग। यहाँ पे जो आप टेस्ट करते हो वो टफनेस टेस्ट करते हो। क्या टेस्ट करते हो आप यहाँ पे? एग्रीगेट मेरा कितना टफ है, मतलब एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द सडन लोडिंग या इम्पैक्ट लोडिंग। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द सडन और द इम्पैक्ट लोडिंग इज इट्स टफनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसी लोडिंग आ रही है? सडन या फिर इम्पैक्ट लोडिंग। तो ऐसी लोडिंग को रेजिस्ट करने के लिए उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? टफनेस बोला जाता है। तो आप इम्पैक्ट टेस्ट से टफनेस निकाल रहे हो एग्रीगेट की कि मेरा एग्रीगेट कितना टफ है, पहली चीज। अगेन ये आपकी जो मशीन है, इस मशीन को गौर से देखिएगा। इसमें भी सेम लेना है। हमने क्या लेना है? 12.5 mm की सीव लेनी है और कितने mm की सीव लेनी है? 10 mm की सीव लेनी है। हमने कुछ एग्रीगेट्स उठाने हैं, उनको 12.5 mm से पास कराना है और 10 mm पे लाके रिटेन करा देना है। जो एग्रीगेट्स यहाँ पर कलेक्ट हो गए, इन एग्रीगेट्स को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा कर लिया, क्या ले लिया वेट इनका? x kg। अगेन आ गया x kg वेट इनका। फिर लो, फिर क्या करो, यहाँ पे जो वेट आए इस वेट को यहाँ पे, ये जो सिलेंडर दिख रहा है ना यहाँ पे मोल्ड, यहाँ पे ये क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। और यहाँ पे ये जो हैमर है, ये जो यहाँ पे ये वेट है ना, कितना वेट आ जाता है? 14 किलो का हैमर है ये। कितने का? 14 किलो का। और जो ड्रॉप रहता है वो कितना रहता है? 38 सेंटीमीटर का ड्रॉप रहता है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पूछ लेता है वो डायरेक्टली उठा के। तो ये जो वेट आपने डाला, 14 किलो का हैमर आपने 38 सेंटीमीटर की हाइट से फॉल कराया, तो और कितनी बार फॉल कराया? 15 टाइम्स। कितनी बार फॉल कराया? 15 टाइम्स उसको क्या किया? फॉल कराया, मतलब मारा उसके ऊपर। तो सडन लोडिंग आई ना, 15 बार आपने उसको 15 टाइम्स उसको मारा। तो 15 टाइम्स मारने के बाद वो एग्रीगेट्स निकालो, वो एग्रीगेट्स को निकालो और कहाँ से पास कराओ? 2.36 mm की सीव से। किस mm की सीव से? ये जो एग्रीगेट यहाँ से आए, ये कहाँ जाएंगे? 2.36 mm की सीव पे जाएंगे और यहाँ से जो क्या हो गए? पास हो गए, पास्ड वेट मान लो y kg, जो भी पास हो गए उनको उठा लो। तो हमारा इम्पैक्ट जो आ गया ना, कितना आ गया? कैसे निकालोगे इम्पैक्ट वैल्यू? इम्पैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? अगेन पास्ड वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट इनटू 100। यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी कौन सी वैल्यू होगी? इम्पैक्ट वैल्यू होगी बच्चा। तो यहाँ पे अगेन इम्पैक्ट वैल्यू y/x इंटू 100, जो भी ये वैल्यू आएगी आपकी क्या हो जाएगी? इम्पैक्ट वैल्यू हो जाएगी। इस पूरे उसमें ये सीव साइजेस, इसका फॉर्मूला और ये, ठीक है ना, कितने किलो का हैमर था और कितना कितना क्या हो रहा है, ये सारा इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एब्रेशन। मैं आपको पहले समझाऊंगी कि एब्रेशन होता क्या है, फिर मैं एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये है आपका एब्रेशन टेस्टिंग मशीन, मैंने आपके सामने बना दिया है। हम कौन सा टेस्ट पढ़ रहे हैं नेक्स्ट? एब्रेशन टेस्ट ऑन एग्रीगेट्स, ठीक है। अब होता क्या है ये जानिएगा। सबसे पहले एब्रेशन क्या होता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम निकाल क्या रहे हैं? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से आप क्या निकालते हो? हार्डनेस निकालते हो एग्रीगेट्स की। क्या निकालते हो? हार्डनेस निकालते हो एग्रीगेट्स की, ठीक है, पहली चीज़। एब्रेशन मतलब क्या है? यहाँ पे जो वियर आता है ना, वियर एंड टियर ऑफ स्टोन्स, वो पता चलता है आपको एब्रेशन टेस्ट की मदद से। क्या पता चलता है? वियर एंड टियर कितना हो जा रहा है मेरा स्टोन,
वो पता चलता है मुझे एब्रेशन टेस्ट से। अब वियर एंड टियर मतलब क्या होता है? रगड़। सुनिए कभी वेदरिंग एक्शन से कभी देखा हो एग्रीगेट ऐसे हवा पास होकर जा रही है, इसकी वजह से रगड़ लगती है तो एग्रीगेट मेरा क्या होता है? ब्लंट हो जाता है ना। इसी तरीके से ये एग्रीगेट्स रोड्स में भी डल रहे हैं, बाकी जगहों पे भी डल रहे हैं, तो मेरा एग्रीगेट कितना इस वियर एंड टियर को रेजिस्ट कर पा रहा है, वही है मेरी हार्डनेस। ठीक है ना, कितना उसको रेजिस्ट कर पा रहा है वही जानने का है मेरे को। अब किस तरीके से जानना है हमें इसको? सबसे पहले ये जान लीजिए एब्रेशन मतलब तो क्या हो गया? वियर एंड टियर ऑफ स्टोन्स। आपको समझ में आ गया है ना। अब अगेन निकालते कैसे हैं? एब्रेशन मतलब क्या होता है? स्टोन्स को जब हम किसी और चीज के साथ क्या कर रहे हैं? रगड़वा रहे हैं। ठीक है ना। यहीं पे एक और टर्म आती है एट्रिशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्टली, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एट्रिशन मतलब क्या होता है? स्टोन की वजह से जो वियर आया। और एब्रेशन मतलब स्टोन को जब आपने किसी और चीज के साथ उसके अंदर रगड़ आई, दैट इज एब्रेशन। यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज स्टील बॉल्स। क्या यूज कर रहे हैं? स्टील बॉल्स। ये जो मशीन आपके सामने आप देख रहे हो, हम क्या लेते हैं? आपने वेट ऑफ एग्रीगेट, पर्टिकुलर वेट जो भी आपको उठाना है आपने उठाया, और उन एग्रीगेट्स को लगभग 6 से 12 बॉल्स के साथ आप इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर डाल देते हो। ठीक है। और ये मशीन क्या होती है? रेवोल्यूट करती है। जब ये पूरा रेवोल्यूट करती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? स्टील बॉल्स और एग्रीगेट घूमते रहते हैं चक्री में। अब उस घूमने की वजह से क्या होता है? उस स्टील बॉल्स और उन एग्रीगेट्स के बीच में क्या क्रिएट होता है? एब्रेशन क्रिएट होता है, वियर क्रिएट होता है, क्योंकि वो स्टील बॉल्स की रगड़ की वजह से वो एग्रीगेट क्या होंगे? टूटेंगे, है ना, चूरा बनेंगे समटाइम्स, और समटाइम होता है डस्ट बन जाए। अगर एग्रीगेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा भी वो हो रहा है, सिर्फ डस्ट बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? उस वैल्यू को क्या बोला जाएगा? एब्रेशन वैल्यू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्रेशन वैल्यू। करेंगे क्या? आपने वो एग्रीगेट्स उन 6 से 12 स्टील बॉल्स के साथ इस मशीन के अंदर क्या कर दिया? डाल दिया, और इस मशीन को हमने क्या कर दिया? घुमा दिया। फिर क्या हुआ? फिर उन पत्थरों के अंदर जो रगड़ क्रिएट हुई उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ? वो पत्थर चूरे में कन्वर्ट हुए या डस्ट में कन्वर्ट हुए, कुछ भी बोलिए। फिर क्या करेंगे? वहां से हम क्या निकालेंगे? एब्रेशन वैल्यू। और वो कैसे निकलेगी? जो भी वेट आपका लॉस हो गया है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट इनटू 100 करके। अभी किस तरीके से होगा जानिए। मैंने क्या बोला? आपने कोई पर्टिकुलर एग्रीगेट उठाया, ओरिजिनल वेट जो उठाया आपने, कितना उठाया? 5 किलो उठा लिया मान लीजिए। ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स यहाँ पे कितनी डलती हैं? अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं आपको, यहाँ पे जो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है ना, इस मशीन के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। कितने आरपीएम पे दौड़ती है? जो स्टील बॉल्स डाली थी उनका साइज़ क्या होता है? इस मशीन की लेंथ कितनी है? इंटरनल डाया कितना है? ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एब्रेशन क्या होता है, एट्रिशन क्या होता है, ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये किस काम आते हैं? वेयर। और अगेन इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम है लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन। ठीक है, लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोसेस दोबारा बता देती हूँ। आपने क्या किया? आपने स्टोन्स उठाए, 5 किलो स्टोन्स उठाए थे, पत्थर उठाए, मतलब एग्रीगेट्स उठाए, सॉरी, एग्रीगेट वर्ड सुटेबल है वही लिखिए। तो आपने 5 किलो एग्रीगेट उठाया, उस एग्रीगेट को आपने किस में डाल दिया? इस मशीन के अंदर डाल दिया। उस मशीन में के अंदर डालने के बाद आप ये मशीन 30 से लगभग 33 आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट पे दौड़ती है। ठीक है। अब आपने इसको घुमाया पर्टिकुलर आवर्स के लिए। घुमाने के बाद आपने उन पत्थरों को निकाला। अब उनमें कुछ वियर हुआ होगा, कुछ पाउडर क्रिएट हुआ होगा, टूटे होंगे, कुछ डस्ट बने होंगे, है ना। तो आपने निकाला, आपने ओरिजिनल वेट ले रखा था। अब आपने जो निकाले एग्रीगेट्स, आप उनको क्या कर देते हो? आप उनको पास कराते हो। ठीक है ना। आपने क्या किया? ओरिजिनल वेट लिया था, वेट आफ्टर टेस्टिंग आपने निकाला। आपने क्या किया? सबसे पहले वेट आफ्टर टेस्टिंग कैसे निकाला? आपने ये जो एग्रीगेट लिया था ये पास कराया 1.7 mm की सीव से। कितना? 1.7 mm की सीव से आपने इसको 1.7, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया? 1.7 mm की सीव से हमने इसको पास कराया। पास कराने के बाद हमको क्या मिला?
5 kg का एग्रीगेट था, एग्रीगेट को पहले एब्रेशन टेस्टिंग मशीन में डाला गया, यहाँ से वो कुट खा के मतलब कूटा उसको अच्छे तरीके से, तो कहाँ आया, इधर इस वाली सीफ पे आया। 1.7 mm की सीफ से जब हमने इसको पास कराया, पास कराने के बाद हमने अगेन क्या कर लिया, कितना वेट उसका लॉस हो गया है हमें वो जानना है कि ना, क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या पता चला, पास कराने के बाद लॉस इन वेट पता चला, लॉस इन वेट ऑफ एग्रीगेट पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ। आप इसको दो तरीकों से कर सकते हो, या तो आप छन्नी से उसको छान लो, है ना, और जो बचा हुआ वेट आया टोटल में से उसको माइनस कर दो तो टोटल जो लॉस हुआ पता चल जाएगा। अगर छन्ने के बाद वो इतना है वे करने लायक तो आप उसको वे करके भी निकाल सकते हो। तो हमें बेसिकली लॉस इन वेट ही जानना है। तो यहाँ पे जो एब्रेशन वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट इनटू 100। ये फॉर्मूला है आपका किसका, एब्रेशन वैल्यू निकालने का। क्या, लॉस इन वेट ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट टेकन 5 किलो जो कि इनटू 100, जो आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एब्रेशन वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता देती हूँ मैं आपको। क्या है वो, देखिएगा। सबसे पहला, नंबर ऑफ स्टील बॉल्स कितनी डलती हैं, कितनी स्टील बॉल्स डलती हैं, ये डलती हैं 6 से 12, 6 से 12 स्टील बॉल्स आप डाल सकते हो। वेट ऑफ ईच बॉल, हर बॉल का अप्रॉक्सीमेट वेट होता है आपका 390 ग्राम से लेकर 445 से 450 ग्राम तक, अलग अलग बुक्स अलग अलग ग्राम वो बोलती हैं, आप ये लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ, जिसका स्पीड मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसका जो रेट होता है कितना होता है, 30 से 33 RPM रोटेशन पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें प्लीज़ पेन डाउन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी है स्पीड इसकी, 30 to 33 रोटेशंस पर मिनट के अराउंड होगा। क्लियर है। अच्छा, अगेन इस मशीन के बारे में अगर मैं बात करूं, इस इंटरनल डाया इसका कितना होता है, इंटरनल डाया ऑफ मशीन इज 700 mm, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ इज 500 mm। क्लियर है। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें किसके बारे में, इस मशीन के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स के लिए डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। इसके बाद में टाइप्स ऑफ, हम ऐसा नहीं है खाली लॉस एंजल्स मशीन है, हमारे पास अलग डेविल टेस्टिंग मशीन, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि और कौन से अपराटस हैं जिनसे मेज़र किया जा सकता है, तो मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि मैंने आपको बताया वो भी बतानी है आपको। यहाँ पर दो मशीन्स और होती हैं जिनसे आप एब्रेशन वैल्यू निकाल सकते हो। कौन कौन सी, एक होती है आपके पास डेविल्स टेस्टिंग मशीन, दूसरी होती है डोरी टेस्टिंग मशीन, ठीक है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव उठता है, मैं बताती हूँ, पहले तो नाम पूछ लेगा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या उठता है इससे, इसके जो सिलेंडर, इसके पास 2 सिलेंडर होते हैं, 2 बकेट्स हैं, कितना है, 2 सिलेंड्रिकल बकेट्स हैं, 2 सिलेंड्रिकल बकेट्स। ये जो 2 सिलेंड्रिकल बकेट हैं ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड होती हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे। ये ऑब्जेक्टिव है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री पे इंक्लाइंड रहते हैं, 30 डिग्री पे रहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ और, परसेंटेज वियर शुड नॉट बी मोर देन 2%। वियर आपका 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें थी इसके बारे में। एक चीज़ आपको खुद भी पता चल गया होगा, जो एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हार्डनेस ज़्यादा होगी तो ये कम होगा एब्रेशन वैल्यू, और अगर हार्डनेस कम है तो वो ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है।
यहाँ पे आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, डाया ऑफ बॉल, डाया ऑफ स्टील बॉल। ये भी अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे जैसे मुझे याद आते जा रहा है मैं बताते जा रही हूँ। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, 100% ऑब्जेक्टिव्स में हो जाएगा आपका। तो ये होता है 4.8 सेंटीमीटर या फिर 48 mm। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ लिखी हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारे टेस्टिंग ऑन एग्रीगेट्स ख़त्म होते हैं। मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, हमने टफनेस इंडेक्स पढ़ा था, समटाइम्स उसकी वैल्यू पूछ लेता है। तो आप टफनेस इंडेक्स में 3 वैल्यूज़ याद रखिए। वो पूछता है रोड्स के लिए, रोड्स के लिए जो आपका टफनेस, मतलब रोड के लिए जो एग्रीगेट डलता है उसका जो टफनेस इंडेक्स होता है, इट शुड बी मोर देन 19, ठीक है ना। अगर आपका पुअर क्वालिटी का स्टोन होता है उसका टफनेस 13 से कम होता है, मीडियम क्वालिटी का है तो 13 से 19, और अगर मतलब रोड में जो डलता है इट शुड बी ग्रेटर देन 19। तो टफनेस जो आपकी वैल्यू होती है अगर वो लेस देन कितनी है 13, तो आपका जो स्टोन है वो है कितना है, एग्रीगेट पुअर है, कैसा है, पुअर क्वालिटी का है, ठीक है। अगर आपकी टफनेस वैल्यू 13 से 19 के बीच में है तो मीडियम क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है। और अगर आपकी टफनेस वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 19 है, तो ये रोड वर्क्स में यूज़ होता है आपका। कहाँ पे यूज़ होता है, रोड वर्क्स में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एसएससी जेई वगैरह में बहुत बार आ रखा है, ठीक है ना, 5 सितारा है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 90-95% चीज़ें इस टॉपिक के अंदर जो पूछी जाती हैं वो कवर कर दी हैं। बाकी अगर कुछ रह जाता है तो आपका ऑब्जेक्टिव सेशन में फॉर श्योर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो। थैंक्स फॉर कमिंग टू द इंजीनियरिंग मास्टर्स प्लेटफॉर्म। थैंक यू।